हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं इंडियाज फॉरेन पॉलिसी का पार्ट 2, जिसमें हम कवर करेंगे मेनली यूनिट 3 एंड यूनिट 4। यूनिट 1 एंड 2 हमने प्रीवियस वीडियो में कवर कर ली थी, जो कि था पार्ट 1। अगर आपने अभी तक वो वीडियो चेकआउट नहीं करी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और अगर ना मिले तो आप मुझे कमेंट से भी बता सकते हैं, तो उसका लिंक मैं आपको वहां पर भी प्रोवाइड कर दूंगी। तो चलिए करते हैं आज की वीडियो को शुरू। यूनिट 3 एंड यूनिट 4 ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। इंडिया फॉरेन पॉलिसी का आपका जो एग्जाम है वो मेरे लिए 2 डेज पर है, दैट इज 24 जुलाई एंड 6 अगस्त। उसके अलावा भी अगर आपका किसी और दिन भी एग्जाम है तब भी आप इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। इसमें हम देखने वाले मेनली यूनिट 3 एंड यूनिट 4 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स। क्योंकि अभी आपके पास टाइम कम है तो हम पर्टिकुलर हर कैटेगरी को या हर टॉपिक को अच्छे से नहीं समझ सकते हैं, तो इसलिए मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो कि आपके पेपर में आ सकते हैं। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बन सकता है यूनिट 3 में से, दैट इज इंडिया नेबरहुड, जो कि इश्यूज एंड चैलेंजेस। इंडिया और उसमें नेबरहुड में जो है कौन कौन से इश्यूज एंड कौन कौन से चैलेंजेस जो है वो फेस किए जाते हैं। हमारा इसमें पहला क्वेश्चन यही बन सकता है कि इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है टुवर्ड्स इट्स नेबरिंग कंट्रीज, वो इवॉल्व करी है ओवर टाइम, क्योंकि वो चेंज हुई है ओवर टाइम। एंड इसके कौन कौन से की इश्यूज है एंड चैलेंजेस है जो कि हम फेस करते हैं, ताकि हम मेंटेन कर सके स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद इट्स नेबर्स। इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वो एक नेबरिंग कंट्रीज के लिए जो है वो अंडरगॉन करी है सिग्निफिकेंट चेंजेस ओवर टाइम, ये तो हमें पता ही है, और ये रिफ्लेक्ट करती है इवॉल्विंग स्ट्रैटेजिक प्रायोरिटीज एंड रीजनल डायनेमिक्स। अर्ली ईयर्स में अगर हम देखें आफ्टर इंडिपेंडेंस, इंडिया ने एक पॉलिसी अडेप्ट करी है, दैट इज नैम, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, जिसमें जो जब कोल्ड वॉर का टाइम था तो इंडिया ने किसी भी पर्टिकुलर कंट्री को या किसी भी पर्टिकुलर यूनियन को, दैट इज यूएसए और यूएसएसआर, किसी को भी सपोर्ट नहीं किया था, एंड इट गोज विद नॉन अलाइन movement and seeking to maintain equidistance from both the western and eastern blocs during the cold war। अगर हम देखें एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इंडियन फॉरेन पॉलिसी का टुवर्ड्स इट्स नेबरिंग इज द प्रिंसिपल ऑफ नेबरिंग फर्स्ट या फिर नेबरहुड फर्स्ट। इंडिया ने मुझे प्रायोरिटी दी है अपने नेबर्स को, एंड एक स्ट्रॉन्ग और अच्छा रिलेशनशिप रखा है विद इट्स नेबर कंट्रीज। एंड मेनली नेबरिंग कंट्रीज कौन सी होती है इंडिया की, वो होती है साउथ एशिया की कंट्रीज। इसका एम यही रहा है कि वो क्रिएट करिए पीसफुल एंड स्टेबल रीजनल एनवायरनमेंट, जो कि फॉस्टर करते हैं, एक टाइप से डेवलप करते हैं कॉपरेशन, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन एंड म्यूचुअल डेवलपमेंट। वहीं अगर हम देखें हिस्टोरिकल कॉन्फ्लिक्ट्स एंड टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स, इंडिया जो है शेयर करते हैं लॉन्ग स्टैंडिंग टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स विद सेवरल ऑफ इट्स नेबर्स, जैसे कि पाकिस्तान हो गया, चाइना हो गया या नेपाल। ये जो डिस्प्यूट्स है सच एज द कश्मीर इशू विद पाकिस्तान एंड द बॉर्डर डिस्प्यूट्स विद चाइना, ये ऑफन जो एक बायलैटरल रिलेशंस को जो है वो स्ट्रेन कर देते हैं एंड ये पोजेस करते हैं challenges to maintain a peaceful neighborhood। Then we have cross border terrorism and security concerns। इंडिया जो है एक विक्टिम रहा है ऑफ क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, क्योंकि यहाँ पर जो टेररिज्म जो है बहुत ज्यादा पाया जाता है बिकॉज ऑफ पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट ग्रुप्स, जो प्रेजेंस होती है टेररिस्ट की सेफ हेवंस में, एंड इन्फिल्ट्रेशन ऑफ मिलिटेंट्स अक्रॉस बॉर्डर्स पोज सिग्निफिकेंट सिक्योरिटी चैलेंजेस फॉर इंडिया। ये ऑफर स्ट्रेन करते हैं रिलेशंस विद नेबरिंग कंट्रीज एंड इम्पैक्ट करते हैं ट्रस्ट बिल्डिंग एफर्ट्स। जो भी इंडिया के ट्रस्ट बिल्डिंग एफर्ट्स होते हैं वो सारे खराब हो जाते हैं जब भी कोई भी टेररिस्ट एक्टिविटीज ऐसी होती हैं। तो देन वी हैव इकोनॉमिक इंटीग्रेशन एंड कनेक्टिविटी। इंडिया जो प्रमोट करते हैं इकोनॉमिक इंटीग्रेशन एंड कनेक्टिविटी इन द रीजन, बिकॉज इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में जो की एस्पेक्ट है। हाउएवर इसको अचीव करना बहुत ज्यादा मुश्किल रहता है, एंड जो ट्रेड फैसिलिटेशन है विद नेबरिंग कंट्रीज वो फेस करती है बहुत सारे चैलेंजेस, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स, ब्यूरोक्रेटिक बैरियर्स एंड पॉलिटिकल ऑब्स्टिकल्स। देन अगर हम देखें चाइना की एक्सपेंडिंग इन्फ्लुएंस, चाइना मोस्ट ऑफ द टाइम लगा रहता है कि वो अपनी जो लैंड टेरिटरी जो है उसको एक्सपेंड करने में लगा रहता है। उसी में अगर हम देखें हमारे पास एक ऑप्शन आता है, दैट इज BRI, दैट इज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। चाइना जो है वो इंक्रीज करता है अपना इन्फ्लुएंस इन साउथ एशिया। एक जो उसका इनिशिएटिव होता है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI, ये पोजेस करता है बोथ इकोनॉमिक एंड स्ट्रैटेजिक चैलेंजेस फॉर इंडिया। ये लिंक करता है टू कंसर्न्स अबाउट डेप्ट डिपेंडेंस, क्योंकि जैसे हमने देखा है चाइना की पॉलिसी यही होती है कि वो जनरली जो है एक डेप्ट वगैरह कंट्रीज को देता है, एंड एट द एंड जब कंट्री बहुत ज्यादा उस डेप्ट में डूब जाती है तो उसके बाद जो है वो उस कंट्रीज की टेरिटरी जो है वो अपने अंडर कर लेता है, एंड रीजनल पावर इम्बैलेंसेस एंड एनरोचमेंट ऑफ इंडिया स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। Then we have domestic politics and internal conflicts। इंटरनल पॉलिटिक डायनेमिक्स जो है एंड जो कॉन्फ्लिक्ट्स है एक नेबरिंग कंट्रीज में ऑफन जो स्पिल करते हैं इनटू बायलैटरल रिलेशंस विद इंडिया, जैसे कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है या फिर एथनिक टेंशंस होती है एंड डेमोक्रेटिक ट्रांजिशंस। नेबरिंग कंट्रीज जो है वो क्रिएट करती है एक चैलेंज कि वो मेंटेन कर पाए एक स्टेबल एंड कंस्ट्रक्टिव रिलेशनशिप विद इंडिया।
सो ये कुछ चैलेंजेस जो कि फेस किए जाते हैं बाय इंडिया विद इट्स नेबरिंग कंट्रीज। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है दैट इज हाउ डज इंडिया अप्रोच इट्स एंगेजमेंट विद एक्सटेंडेड नेबरहुड। सो इंडिया को क्या अप्रोच रहता है, कैसा अप्रोच रहता है ताकि वो एक्सटेंड कर सके अपने नेबरहुड इंक्लूडिंग साउथ ईस्ट एशिया एंड इंडियन ओशन रीजन, एंड उसके कौन कौन से की फैक्टर्स है जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं फॉरेन पॉलिसी इन दीज रीजन्स। सो फर्स्ट हमारा आ जाता है एक्ट ईस्ट पॉलिसी। सो इंडिया की जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है दैट इज जो लॉन्च हुई थी 1990s में, और ये मेनली किस लिए थी एज एन एक्सटेंशन फॉर इट्स लुक ईस्ट पॉलिसी, जो कि एम करती है कि वो डीपन कर सके इंडिया की एंगेजमेंट विद साउथ ईस्ट एशिया। वो एम्फेसाइज करती है इकोनॉमिक कॉपरेशन को, कनेक्टिविटी को एंड पीपल टू पीपल एक्सचेंजेस। अंडर दिस पॉलिसी इंडिया जो वो सीख करता है कि वो फॉर्ज कर सके स्ट्रॉन्गर पॉलिटिकल एंड स्ट्रैटेजिक टाइज विद एशियन कंट्रीज एंड पार्टिसिपेट कर सके एक्टिवली इन रीजनल फोरम्स like the East Asia Summit. Then we have is the next one that is maritime security and freedom of navigation. सो जियोग्राफिकल लोकेशन जो है हमारे को दी गई होती है जिसमें इंडिया जो है वो कंसीडर करता है मेरीटाइम सिक्योरिटी एंड फ्रीडम ऑफ नेविगेशन इन द इंडियन ओशन रीजन, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर इट्स नेशनल इंटरेस्ट। इंडिया जो है एक्टिवली एंगेज करता है नेवल डिप्लोमेसी में, मेरीटाइम पेट्रोल्स में एंड जॉइंट एक्सरसाइजेज में विद अदर कंट्रीज ताकि वह इंश्योर कर सके एक सिक्योर एंड स्टेबल मेरीटाइम एनवायरनमेंट। ये कोलैबोरेट करता है विद रीजनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, जो कि हमारा IORA, जो कि एड्रेस करता है मेरीटाइम चैलेंजेस को। नेक्स्ट वी हैव इज इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज एंड कनेक्टिविटी। जो एक्सटेंड नेबरहुड जो है लाइक द एक्सटेंडेड नेबरहुड जो है वो प्रेजेंट करते हैं एक सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया। वो स्ट्रेंथ करते हैं इकोनॉमिक टाइज को एंड प्रमोट करते हैं कनेक्टिविटी विद कंट्रीज इन साउथ ईस्ट एशिया एंड इंडियन ओशन रीजन, जो कि की प्रायोरिटीज है। इनिशिएटिव भी एक हुआ जैसे कि सागर, जो कि सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन डॉक्ट्रिन एंड द इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर एम, जो कि एम क्या करते हैं वो एनहेंस ट्रेड करने में, मतलब कि ट्रेड को बढ़ाने में, कनेक्टिविटी को इंक्रीज करने में एंड इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को एक रीजन की इंक्रीज करने में। देन वी हैव इज स्ट्रैटेजिक कंपटीशन एंड रीजनल डायनेमिक्स। सो एक्सटेंडेड नेबरहुड जो है वो कैरेक्टराइज्ड होता है बाय कॉम्प्लेक्स रीजनल डायनेमिक्स एंड स्ट्रैटेजिक कंपटीशन अमंग मेजर पावर्स। इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वो टेक प्लेस करती है इनटू अकाउंट्स दीज डायनेमिक्स, इंक्लूडिंग चाइना की जो ग्रोइंग इन्फ्लुएंस है, यूएस का जो रीबैलेंस है टू एशिया एंड इवॉल्व करना रीजनल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर। इंडिया जो एक बैलेंस सीख करता है अपना इंटरेस्ट वाइल एंगेजिंग डिफरेंट स्टेक होल्डर्स एंड फॉस्टरिंग स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स। नेक्स्ट अगर हम देखें जो कि हमारा लास्ट पॉइंटर हो सकता है दैट इज सॉफ्ट पावर एंड कल्चरल डिप्लोमेसी। इंडिया का जो लेवरेजेस है इट्स रिच कल्चरल हेरिटेज, स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस एंड सॉफ्ट पावर एसेट्स, वह एनहेंस करता है अपना इन्फ्लुएंस इन द एक्सटेंडेड नेबरहुड, कल्चरल डिप्लोमेसी एंड पीपल टू पीपल एक्सचेंजेस, या फिर प्रमोट करना योगा, आयुर्वेदा या बॉलीवुड कंट्रीब्यूट, जो कि कंट्रीब्यूट करता है कि बिल्ड करे गुडविल, फॉस्टर करे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड स्ट्रेंथन करे इंडिया की सॉफ्ट पावर इन द रीजन। आ जाते हैं हम अपनी लास्ट यूनिट पर दैट इज यूनिट 4। यूनिट 1 एंड यूनिट 2 हम पार्ट 1 में देख चुके हैं, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो को पहले जरूर देख लेना, तभी आपको जो आगे की सीरीज ये समझ आ पाएगी दैट इज पार्ट 2। इसमें हमारे पास मेनली दो हैं दैट इज इंडिया के एक तो कंटेम्प्रेरी मल्टीपोलर फोरम्स में हम देखने वाले दो पार्ट्स। पहले है नेगोशिएशंस ऑन ट्रेड एंड क्लाइमेट एंड दूसरा है इंडिया एक एज अ ग्लोबल पावर, जिसके प्रोस्पेक्ट्स एंड चैलेंजेस हम देखने वाले हैं। फर्स्ट हम देख लेते हैं नेगोशिएशंस ऑन ट्रेड एंड क्लाइमेट। कौन कौन से की ऑब्जेक्टिव्स जो है इंडिया फॉरेन पॉलिसी के हैं इन ट्रेड नेगोशिएशंस एंड कौन कौन से चैलेंजेस जो वो फेस किए जाते हैं इन अचीविंग देम। फर्स्ट इज it must contend with the divergent interest of various countries and trading blocs, required skill diplomacy to navigate complex negotiations. ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि जो डाइवर्जेंट इंटरेस्ट है, मतलब जो डिफरेंट इंटरेस्ट है वे बहुत सारी कंट्रीज के ट्रेडिंग ब्लॉक्स के, उनको एक स्किल डिप्लोमेसी के अंदर लाना ताकि हम एक कॉम्प्लेक्स नेगोशिएशंस बना सके। देन वी हैव द सेकंड वन, इंडिया की जो लार्ज पॉपुलेशन है और जो उसकी डाइवर्स इकोनॉमी है वो चैलेंज करती है मेक द चैलेंज टू एड्रेस द कंसर्न्स ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स एंड इंटरेस्ट ग्रुप्स विद इन द कंट्री। थर्ड हमारे पास है इशू ऑफ सब्सिडीज एंड एग्रीकल्चरल प्रोटेक्शनिज्म, जो कि पोजेस करता है एक सिग्निफिकेंट हर्डल एज इंडिया जो है वो सीख करता है टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ इट्स फार्मर्स व्हाइल आल्सो कंप्लाइंग विद इंटरनेशनल ट्रेड रूल्स। एडिशनली अगर हम देखें तो इंडिया जो वो फेस करता है प्रेशर टू बैलेंस इट्स इकोनॉमिक एस्पिरेशंस विद इट्स कमिटमेंट टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट
एंड क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन। वही अगर हम देखें स्ट्राइकिंग अ बैलेंस बिटवीन ग्रोथ एंड एनवायरमेंटल कंसर्न्स, ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स टास्क है जिसको रिक्वायर होता है केयरफुल डिप्लोमेसी एंड पॉलिसी कोऑर्डिनेशन। कमिंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, दिस इज हाउ डज इंडिया अप्रोच क्लाइमेट नेगोशिएशंस एंड कौन कौन से रोल जो वो प्ले होते हैं ग्लोबल एफर्ट्स में ताकि हम कॉम्बैट कर सके क्लाइमेट चेंज को। फर्स्ट पॉइंटर इसमें आ सकता है हमारा कि कमिट करना टू मीटिंग, इट इज कमिटेड टू मीटिंग इट्स इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस अंडर द पेरिस एग्रीमेंट। सो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके पेपर में आ सकता है एंड इसमें आपके पास कुछ पॉइंटर्स हैं कि जैसे कि हमारे को पहले तो यही है कि जो पेरिस एग्रीमेंट है जिसमें इंक्लूड होता है अडॉप्शन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, एनर्जी एफिशिएंसी मेजर्स एंड रिडक्शन ऑफ एमिशन इंटेंसिटी, तो उससे जो है हमारी जो उस मीटिंग से हमारे को चीज़ों को कमिट करना। सेकेंड में है कि इंडिया जो है एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं ग्लोबल क्लाइमेट नेगोशिएशंस में, एडवोकेट करते हैं अपना इंटरेस्ट ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज एंड एम्फेसाइज करते हैं नीड फॉर क्लाइमेट फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर टू सपोर्ट देयर मिटिगेशन एंड अडॉप्शन एफर्ट्स। थर्ड अगर लास्ट पॉइंट अगर हम देखें इस पर्टिकुलर पार्ट में, दैट इज इंडिया जो लॉन्च कर चुका है सेवरल डोमेस्टिक इनिशिएटिव्स सच एज ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जो कि एम करते हैं कि वो प्रमोट कर सके डिप्लॉयमेंट ऑफ सोलर एनर्जी ग्लोबली, लाइक सोलर एनर्जी को ग्लोबली इस्तेमाल करना पर्टिकुलरली इन डेवलपिंग कंट्रीज, ताकि एनर्जी का जो यूज है या फिर जो खर्चा है वो कम से कम रहे। जैसे कोल वगैरह जो आजकल कम हो रहे हैं तो उसका जो खर्चा वगैरह सब कम से कम हो सके एंड इन जो रिसोर्सेज है उनको कम से कम यूज किया जाए। तो इसलिए जो है इंडिया या फिर जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज है उनको कहा जाता है कि सोलर एनर्जी या इन सब चीज़ों को प्रमोट किया जाए। इंडिया की जो लीडरशिप है इन ISA जो कि मैंने आपको बताया इंडिया इंटरनेशनल सोलर अलायंस, वो शोकेस करती है कमिटमेंट टू क्लीन energy transition and its willingness to collaborate with other nations to address climate change. Coming to our B part now, that is India as a global power, prospects and challenges. So first अगर हम देखें कि what are the prospects of India's emergence as a global power. So India जब से global power में emerge हुआ है तो उसके क्या क्या prospect है and क्या क्या challenges face किए हैं, does it face in realizing this potential. जब तक उन्होंने realize किया तब तक उन्होंने क्या क्या challenges face किए. First is it needs to address its infrastructure gaps, improve करना quality of education and enhance करना health care and social welfare system ताकि वह enhance करें inclusive development को. Second is regional security concerns, particularly with neighboring countries, pose करना challenges to India's pursuit of its foreign policy objectives. थर्ड वी हैव इज इंडिया को जो है एड्रेस करना चाहिए इंटरनल सोशल इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज को एंड प्रमोट सोशल कोहेशन टू लेवरेज इट्स डेमोग्राफिक डिविडेंड इफेक्टिवली। एंड देन फोर्थ हमारा पॉइंटर आ जाता है दैट इज कि जो जियोपॉलिटिकल कंपटीशन है पर्टिकुलरली विद चाइना वो एक प्रेजेंट करती है कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजिक चैलेंजेस फॉर इंडिया। इस रिलेशंस को बैलेंस करने के लिए विद मेजर पावर्स मेंटेन करना रीजनल स्टेबिलिटी एंड परस्यू करना नेशनल इंटरेस्ट को वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एंड रिक्वायर करता है डेफ्ट डिप्लोमेसी एंड स्ट्रैटेजिक मैन्यूवरिंग। लास्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं दैट इज हाउ डज इंडियाज फॉरेन पॉलिसी रिफ्लेक्ट इट्स एस्पिरेशंस एंड चैलेंजेस एज अ ग्लोबल पावर। सो इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वो कैसे रिफ्लेक्ट करती है अपने एस्पायरेशंस को एंड चैलेंज करती है ग्लोबल पावर को। सो इसमें हमारा पहला पॉइंटर तो ये आ जाएगा, फर्स्ट इज इंडियाज एक्ट ईस्ट। ये जो पॉलिसी है वो सिग्निफाई करती है अपने एफर्ट्स को ताकि वो डीपन कर सके इकोनॉमिक एंड स्ट्रैटेजिक टाइज को विद कंट्रीज इन साउथ ईस्ट एशिया एंड इंडो पैसिफिक रीजन। ये पॉलिसी जो है वो रिफ्लेक्ट करती है इंडिया के डिजायर को कि ताकि वो एनहेंस कर सके इट्स रीजनल इन्फ्लुएंस, काउंटर बैलेंस चाइनाज असर्टिवनेस एंड टैप कर सके इनटू द इकोनॉमिक पोटेंशियल ऑफ द रीजन। सेकेंड वन इज इंडिया एंगेजमेंट जो है विद मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस जैसे कि UN, ब्रिक्स, G20 या फिर इंडिया का ओशन ड्रीम एसोसिएशन IORA एंड डेमोन्स्ट्रेट करना अपनी एस्पिरेशन टू प्ले अ लीडरशिप रोल इन शेपिंग ग्लोबल गवर्नेंस एंड डिसीजन मेकिंग। By actively participating in these forums, India जो है सीख करता है project its voice, advocate for its interest and contribute करना global problem solving। थर्ड अगर हम देखें इंडिया जो एम्फेसाइज करता है ऑन नॉन अलाइनमेंट बिकॉज इंडिया जो है कभी भी किसी एक पर्टिकुलर कंट्री के साथ ज़्यादा नहीं शो अप हुआ है एंड वो मेंटेन करता है एक मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर शोकेसेस इट्स कमिटमेंट टू एन इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी। तो इसकी एक अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी शोकेस की गई है। इंडिया जो है बैलेंस सीख करता है इट्स रिलेशनशिप्स विद मेजर पावर्स वाइल सेफगार्डिंग इट्स नेशनल इंटरेस्ट एंड मेंटेन करना अपनी ऑटोनॉमी। लास्टली अगर हम देखें
इंडिया जो है वो मेनली फोकस करता है ऑन डेवलपमेंटल पार्टनरशिप एंड कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव्स इन अफ्रीका एंड अदर डेवलपिंग रीजन्स। रिफ्लेक्ट करते हैं ये कमिटमेंट टू इंक्लूसिव ग्रोथ, साउथ साउथ कॉपरेशन एंड लेवरेजिंग इट्स एक्सपर्टाइज टू अपलिफ्ट अदर नेशंस। ये अप्रोच जो है वो अलाइन करता है विद इंडियाज एस्पिरेशन टू बी सीन एज रिस्पॉन्सिबल ग्लोबल पावर, जो कि कंट्रीब्यूट करता है टू द वेलबींग ऑफ अदर कंट्रीज। एंड विद दिस ये नेविगेट करते हैं एस्पायरेशंस एंड चैलेंजेस जो कि इंडियन फॉरेन पॉलिसी के लिए जो है वो सीख करते हैं स्ट्राइक डेलिकेट बैलेंस बिटवीन pragmatism, idealism and the pursuit of national interest, जो कि कॉम्प्लेक्स और इवॉल्विंग ग्लोबल लैंडस्केप है। विद दिस वी आर एंडिंग दिस वीडियो हेयर ओनली। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे कमेंट करके जरूर बताना जो भी आपका नेक्स्ट एग्जाम है, ताकि उसकी वीडियोस भी आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड की जा सके। तो स्टे सेफ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।